गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सब अधिगम को कवर करेंगे। आज का आपका टॉपिक है अधिगम। अधिगम से पहले जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह क्लास आपकी पूरे थ्योरी बेस पे है। हम सबसे पहले हर पॉइंट को, हर एक परिभाषा को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फिर लास्ट में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। आज जो पीडीएफ हम सब सॉल्व करेंगे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहले हम अधिगम को समझते हैं। अधिगम कहते किसे हैं? अधिगम का इंग्लिश में मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स अधिगम। अधिगम का सीधा सीधा तात्पर्य दोस्तों सीखना। जो भी कुछ हम सब सीखते हैं वह अधिगम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम जो है आदमी के व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे है अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। अधिगम का मतलब यहाँ पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, वह एक समान ही नहीं रहती है। जैसे भी छोटा बच्चा है, उसके सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन फिर थोड़ा बड़ा होगा तो कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि वह अधिगम की सीखने की प्रक्रिया जो है वह एक समान हर समय नहीं रहती। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के कारण जो हमारे अंदर अस्थायी परिवर्तन आता है उसे हम अधिगम कहते हैं। यह अधिगम की परिभाषा है। जिससे हम जो भी कुछ हम सब सीखते हैं वह आपका अधिगम के ही अंतर्गत आएगा। उससे हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं। अब यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे अस्थायी परिवर्तन कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण है, बालक किसी जलती हुई वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे, कोई बच्चा है, आप लौ है, अगर वो छू लेगा एक बार, फिर दोबारा आप कितना भी प्रयास करेंगे वह लौ छू लो, वह नहीं छुएगा, क्योंकि उसे पता हो गया, वह सीख गया है कि लौ छूने से हम जल जाएंगे। इसीलिए उदाहरण के जरिए स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिगम जो है अस्थायी परिवर्तन होता है। जो आप सीखते हैं वो जल्दी नहीं जाता। कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपने एक बार लौ छुआ, जल गए, फिर उसके बाद छूने का प्रयास करेंगे, तब नहीं छूते, उससे आप दूरी बना लेता है बालक। यहाँ पे एक शब्द आया था दोस्तों, व्यवहार। अब इसको हम समझते हैं कि व्यवहार क्या है। करें, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम्स मैकडूगल ने किया था। कौन किए थे दोस्तों? विलियम्स मैकडूगल ने किया था। यह अपने पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किए थे। किसमें? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। कौन? विलियम्स मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद का जनक जेवी वाटसन को माना जाता है। आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जो व्यवहार शब्द की बात करें तो आपके विलियम मैकडूगल हैं, लेकिन व्यवहारवाद का अगर बात करें तो जेवी वाटसन है। व्यवहारवाद का जनक जेवी वाटसन को माने जाते हैं। अब हम वुडवर्थ के अनुसार अगर समझें तो इनका मानना था नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वुडवर्थ के अनुसार जो नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया मानते थे। और अगर क्रो एंड क्रो की बात करें, सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। ऐसा किसका मानना था? क्रो एंड क्रो का था। फिर स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब हम सब यहाँ पे कुछ अधिगम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहे हैं सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है कि दोस्तों जो सीखना आपका है वह मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वो अपने दिमाग से ही सीखेगा ना। मतलब कि
अब दिमाग में सोचेगा हाँ ये लव थी, हम इससे जल गए, हमको इससे दोबारा नहीं छूना है। ये सारी प्रक्रिया जो है दिमाग से ही रिलेटेड है, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया जो है सीखना मानसिक प्रक्रिया में आता है। यह सार्वभौमिक है, नए नए चीज़ को खोजने का प्रयास करता है। सीखना अनुभव की नवीन व्यवस्था है, जैसे कि बताएंगे मतलब मतलब नया, कोई नया चीज़ जब आदमी प्रयास करेगा तभी तो नया चीज़ सीखेगा ना। वही कह रहे हैं कि सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। सीखना वातावरण के एवं क्रियाशीलता की उपज है। किसके दोस्तों? वातावरण और क्रियाशीलता की। जब बच्चा अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा ही सीखेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखना समायोजन है। यह सब जो है दोस्तों अधिगम की विशेषताएं हैं। फिर यहाँ करें सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सीखना जो है जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया आपको सबको। करें सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब बच्चा कोई चीज़ सीख लेगा तभी तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला पाएगा ना, कि हाँ इससे किस चीज़ से हमारा नुकसान है, किस चीज़ से फ़ायदा है, किसको क्या कहना चाहिए। जो वो सब सीख लेगा तभी तो उसके व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन आता है। वही कह रहे हैं सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। फिर अगला टॉपिक आपका है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम जो है दोस्तों सीखना, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इस पर हम सब चर्चा कर लेते हैं। पहला है परिपक्वता। करें बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। जैसे बच्चा अगर परिपक्व नहीं है, समझ उसे नहीं समझ पा रहा है कि कौन सा क्या चीज़ है, तो वह कैसे सीख पाएगा? वो संभव नहीं है ना, कि जैसे जिसकी चीज़ को नॉलेज ही नहीं है, आप कितना भी सिखाएं, कि कितना भी बता दें, जो वह नहीं जान रहा है उस चीज़ के बारे में तो नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो उस चीज़ के बारे में जान जाएगा, उस चीज़ के बारे में परिपक्व हो जाएगा, वह तुरंत सीख लेता है। अगला करें प्रेरणा। करें सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जब तक आप किसी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक वह बच्चा सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। जब तक बच्चों को आप मोटिवेट करिए, उनको तमाम प्रकार से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, आप उनको शाबाशी दीजिए, तो वो जितना भी आप प्रेरित करेंगे वह उतना ही ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक होंगे। फिर अगला है आपका सीखने की इच्छा। करें जिस बात को सीखने के लिए बच्चे में प्रबल इच्छा होती है, उसे वे उतना ही शीघ्र सीखते हैं। अब अगर इसे हम ऐसे समझें कि जिस कार्य करने में बच्चे को मज़ा मिलेगा, उसकी अंदर से जागृत है, हाँ उस चीज़ करने में वह अंदर से मोटिवेट है, वो ज़्यादा करेगा और वह जल्दी से उस चीज़ सीखे भी। इस वही कह रहे हैं कि सीखने की इच्छा, जिस चीज़ की बच्चा करने के लिए उत्सुक है, पहले हम उसे ही कराएं। उसके ज़रिए से हम, जैसे अभी मान लो कोई सवाल हम दे रहे हैं, बच्चा नहीं लगा पा रहा है, पहले बच्चा आप पता करिए बच्चा कौन सा सवाल लगा लेता है। पहले आप उसको एकदम ईजी क्वेश्चन दीजिए, फिर ईजी क्वेश्चन लगाने के बाद फिर उसे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ ले जाइए, तो वह बच्चा टफ क्वेश्चन भी लगाना सीख लेगा। लेकिन आप अगर पहले टफ ही क्वेश्चन बालक को दे देंगे तो वह लगा नहीं पाएगा। अगला देखें हम वातावरण। करें शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण, मौसम के अनुकूल के बीच बच्चा शीघ्र सीखता है। या करेंगे जैसे बच्चा का शुद्ध वायु मिलेगा, उचित प्रकार भी बच्चा पढ़ने बैठेगा, लाइट ही ना रहे तो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन यह सब जब रहेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। शांत वातावरण, ऐसे जगह बच्चा ना पढ़े कि जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता रहे, फिर वहाँ भी वो नहीं पढ़ पाएगा, जो पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। और मौसम के अनुकूल, अभी बच्चा पढ़ने बैठे, बारिश होने लगे तब भी नहीं पढ़ पाएगा। यह सब जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर अगला है आपका शारीरिक एवं मानसिक थकान। थकान एक स्थिति होने पर अधिगम की प्रक्रिया बाधित होता जाती है। बालक ऐसा कोई काम कर दे, थकाई लगी है, फिर उसे आप कहिए तुरंत हाँ पढ़ के बैठ के पढ़िए, तो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो उसे थकान लगी, उसे आराम चाहिए। यह सब जो है आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। और भी है विषय सामग्री का स्वरूप। उचित विषय सामग्री न मिलने पर भी बालक का अधिगम में प्रभावित होता है। बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बालक का अगर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही है तब भी वह जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। करें इसके अतिरिक्त ये जो कुछ प्रमुख थे जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसके बाद भी कुछ अतिरिक्त हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। बुद्धि का, रुचि, अधिक्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, अनुशासन इत्यादि, ये सब भी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों।
सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान आदि प्रमुख हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम सब विधियों की बात करते हैं दोस्तों। जो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, इसमें जितने भी हम टॉपिक लिए हैं दोस्तों, सभी टॉपिक आपका सिलेबस से है, आप सिलेबस से मिला सकते हैं, सिलेबस से मिलाएंगे। यही सब टॉपिक है कि जो टॉपिक आपका सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर अधिगम की प्रभावशाली विधियों की बात करें तो पहला है करके सीखना। जब बच्चा कोई चीज़ करके सीखेगा तो वह जल्दी सीखता है। ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे को बाउंडेशन लगा रहे हैं, वो चीज़ छीनना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, तो वह नहीं सीखेगा। जब कोई चीज़ वह करने का प्रयास करेगा, खुद से प्रयास करेगा, तभी तो सीखेगा। वही कह रहे हैं कि बच्चा जिस कार्य को स्वयं करके सीखता है उसे वे जल्दी सीखते हैं। इसे बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। करके सीखने को ही दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं ये। और बाल केंद्रित शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि बालक जो है स्वयं से सीखे, स्वयं से करके सीखे। अगला आपका है अनुकरण द्वारा सीखना। जो क्रिया बालक दूसरे को देखकर सीखता है उसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। बालक जैसे छोटा बच्चा होता है, नकल करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वह दूसरों को देखेगा, जिस तरीके से वह करते रहेंगे उसी तरीके से बालक भी करने का प्रयास करता है। अभी देखिए घर में छोटा बालक रहे, कोई फ़ोन से बात करता रहे, फिर वह देखेगा, वो भी कुछ नहीं हाथ ही लगा लेगा, नहीं कोई चीज़ ऐसा पाएगा तो वो भी कान के लगा के बात करने का प्रयास करेगा। यही सब आपका होता है अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरों की नकल करना। फिर अगला आपका है निरीक्षण करके सीखना। अगर इसे हम समझे तो कह रहे हैं कि जिस वस्तु को बालक छू कर प्रयोग करे या आपस में चर्चा करके सीखते हैं तो उसे निरीक्षण करके सीखना कहते हैं। अब यहाँ का कहने का तात्पर्य है, जिस चीज़ को बच्चा पहले समझ ले क्या है, छू के चर्चा या फिर उस पर चर्चा कर ले, तो इसे ही निरीक्षण कहते हैं। किसी उसे सीखने से पहले उसके बारे में हम अच्छे से समझ लें, जान लें, तब सीखें। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हम चीज़ उसके जान नहीं रहे तभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पहले उस पर हम समझ लें, उसको हम छू के देख लें, बात कर लें, तो यही सब आपका निरीक्षण करके चर्चा है। फिर परीक्षण करके सीखना है। परीक्षण से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षण इस विधि में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और नैतिक शिक्षा आदि का प्रयोग करके सीखते हैं, क्योंकि इस परीक्षण में बालक स्वयं प्रयास करते हैं परीक्षण करके। इसमें जो बालक परीक्षण द्वारा सीखता है, स्वयं के प्रयास के द्वारा सीखता है, ज़्यादातर इसमें जो है यही सभी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगला आपका है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, बालक जो है सबसे ज़्यादा अगर देखे तो जब अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मिलता है तो सबसे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वह अपने समान एज के बालक के साथ मिलेगा तो आपस में चर्चा करते हैं, वो अपने घर की चीज़ बताएगा, अपना चीज़ बताएगा, मतलब अनेक प्रकार से बातें करते हैं, तो वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विधि माना जाता है। वही करेंगे सामूहिक विधि द्वारा बालक जल्दी सीखता है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। कह रहे हैं कि गतिविधियों के निर्माण की क्षमता। गतिविधियों जैसे हम कहीं जाना, घूमने जाना है, बच्चों को कहीं चिड़ियाघर ले जाना है या फिर और कहीं ले जाना है, इसके निर्माण कर पाए, कैसे जाना है, कैसे आना है। ऐसा नहीं कि सडन प्लान बनाए, बस में बैठा है लेकर चले जाएं। वहाँ पे जाने लेकर तो चले जाएंगे आप, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 4 बच्चे इस तरफ भागेंगे, 4 बच्चे इस तरफ, 4 बच्चे इस तरफ, तो बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप निकलने से पहले सभी बच्चों को एक चार्ट बना के बता देंगे, हाँ उतरना है तो कैसे उतरना है, कैसे चलना है, लीडर कौन है, आप सबको उसके पीछे चलना है, ये सारी गतिविधियाँ एक अच्छे टीचर को होती है कि ये सारी गतिविधियों का निर्माण कर सकें। फिर करें स्पष्ट निर्देश। निर्देश अच्छा, देखिए निर्देश तो एक होता है, आदेश ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब अस्पष्ट कोई चीज़ बताए तो अस्पष्ट रहे, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बताने का प्रयास करें, अस्पष्ट निर्देश। फिर है बच्चे की मानसिक क्षमता का पहचान। बच्चे जैसे हर बालक की क्षमता अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि जिससे सभी बालकों की क्षमता एक समान होती है। पहले जिसकी बालक की क्षमता ज़्यादा है, किसी बच्चे की कम है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाना है। ऐसा नहीं कोई बच्चा बहुत तेज़ है तो आप अच्छे कठिन सवाल देने लगें, जो बच्चा मंद है लगा ही नहीं पाएगा। ये चीज़ की पहचान करने की क्षमता एक टीचर में होनी चाहिए। निरंतरता सीखने वाला,
विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान हो, जो वह पढ़ाए उसके बारे में उसे अच्छे से ज्ञान हो, झिझक न होना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, टीचर की एक अच्छे टीचर का गुण होना चाहिए, वह पढ़ाने से पहले बालक का पूर्व ज्ञान पता कर ले, बालक जान रहा है कि नहीं जान रहा है, फिर उसे कनेक्ट करके पढ़ाएगा तो बालक बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख लेगा। शिक्षण पूरी योजना, वक्ता के साथ साथ श्रोता, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाला टीचर ही हो, वह सुनने भी वाला हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आंसर अगर बालक दे रहा है तो हम उसे भी सुने, ऐसा नहीं कि उन्हें हम शांत करा के बैठा दें। भय मुक्त कक्षा हो, पूर्वाग्रह मुक्त हो, पक्षपात रहित व्यवहार हो, यह सब जो है एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं। अब यहाँ पे हम अधिगम के कुछ नियम समझते हैं। कह रहे हैं सभी के लिए सीखने का एक नियम होता है, इसी को अधिगम का नियम कहते हैं। अब यहाँ की अगर सभी की बात करें तो सभी चीज़ के लिए, जैसे जानवर हो गए, मतलब हर चीज़ के लिए एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी के लिए ही नियम होता है। जितने भी चीज़ हैं सभी के लिए मतलब नियम होगा, उसी नियम के जरिए ही जो है सीखते हैं। जैसे पशु पक्षी हो गए, पौधे हो गए, ये सब जो है सभी के लिए एक प्रकार से नियम ही होता है। यहाँ पे करें थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया है। कौन किए हैं दोस्तों? आपके थार्नडाइक महोदय ने किया है। 3 मुख्य नियम है इसमें और 5 गौण नियम हैं। हम सबसे पहले सीखने के जो मुख्य नियम है उसके बारे में समझते हैं। सीखने का जो मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। जब हम किसी कार्य को तत्परता के साथ सीखते हैं तो उसे तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता का कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे हम जिस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हों, बहुत ज़्यादा करने का तत्पर हो के उस चीज़ के लिए हमारी अंदर से रुचि जागृत हो, यही आपका तत्परता का नियम कहलाता है। कि जो हमको दूसरा कोई हमको जबरी ना पढ़ने को बोले, या फिर जो उस काम दूसरा कोई हमको ना करने के लिए बोले, हम अंदर से खुद ही करने के लिए वह प्रेरित हो, यही आपका तत्परता का नियम होता है। अगला आपका है अभ्यास का नियम। जब हम किसी कार्य को अभ्यास करके सीखते हैं, इसे ही अभ्यास का नियम कहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई कार्य करने से पहले उस पर अभ्यास करें, उसे हम अच्छे से, अब जैसे हम अभी उदाहरण के जरिए अगर समझने का प्रयास करें तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं ना, साइकिल पर चढ़ने से में या कोई खेल में कुशल नहीं है तो पहले हम उसका अभ्यास करते हैं। साइकिल है तो पहले हम साइकिल धीरे धीरे पकड़ के वैसे दूसरे के साथ 2 लोग के साथ हम चलाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे ये सब जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम अकेले भी ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर एक समय आएगा कि हम अकेले चलाने लगेंगे। यही है अभ्यास का नियम। कोई चीज़ करने से पहले हम पहले अभ्यास करें उस पर। जैसे अभी छोटा बच्चा है, आपका उसे लिखने के देते हैं तो नहीं लिख पाता है, आप छोटी छोटी लाइन बना के देते हैं, फिर तब उस पर दोहराना सीखता है। यह सब आपका अभ्यास का नियम आता है। फिर आपका प्रभाव का नियम। जब हम किसी कार्य को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा होता है, यही प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम और भी, प्रभाव का नियम का जो नाम है और भी है, इसको हम समझ लेते हैं। इसे हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, संतोष का नियम भी कहते हैं। यह सब आपका प्रभाव का नियम ही कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वह आप नियम नाम ही पूछता है, इस पर थ्योरी है, बस आपको यही थोड़ा याद रखे रहिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी पूछता है यही नियम ही पूछता है कि मुख्य नियम कौन है और गौण नियम कौन है, मुख्य नियम कितने होते हैं, या फिर अभ्यास का नियम किस में आएगा, प्रभाव का नियम किस में आएगा, यही सब पूछता है। थ्योरी बस आप एक समरी समझे रहिए कि हाँ इसका मतलब यही होता है। फिर हम सीखने को समझते हैं। सीखने के गौण नियम। अगर हम सीखने के गौण के नियम की बात करें तो इसमें पहला है मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। यह आपके सीखने के गौण नियम आएंगे थार्नडाइक के अनुसार। अब यहाँ से दोस्तों आपका शुरू होता है अधिगम के वक्र। अब अधिगम के वक्र कहते किसे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सब अपने दैनिक जीवन में नए कार्य, नए विषय सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। इन सबको सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती है, यह कभी तेज कभी धीमी होती है।
यदि हम सीखने की गति एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो यह जो है एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को अधिगम का वक्र कहते हैं। अगर इसको हम और सरल भाषा में बात बताएं दोस्तों, तो आप सबको अधिगम का वक्र मतलब यही होता है, जो भी कुछ हम सब सीखते हैं उसको अगर एक ग्राफ पे हम दर्शा दें तो वही आपका अधिगम का वक्र है। जैसे भी हमें एक लाइन बना लें, कभी हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं तो हमारी लाइन बहुत तेज़ उठे हुए ऊपर। मान लो हम कभी ऐसा समय आया कि हम सब भूलते जा रहे हैं या फिर हमको नहीं याद है, हम नहीं सीख पा रहे हैं कोई चीज़, फिर आपका लाइन धीरे धीरे नीचे आएगा। यही आपका जो है वक्र है कि यह जो है। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हर समय एक जैसी नहीं रहती, कभी धीमी तो कभी तेज होती है। तो इससे तात्पर्य यह है कि जो आपका वक्र बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा, वह भी एक जैसा नहीं रहेगा कि हाँ एक सीधा ऊपर ही जाता रहेगा। कभी वह ऊपर जाएगा, कभी वह नीचे जाएगा। अभी हम इसको नीचे एकदम अच्छे से डिफाइन कर देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। बस आप सब अधिगम के वक्र का यही मतलब समझिए कि जो भी हम कुछ सीखते हैं उसको अगर हम ग्राफ पे प्रदर्शित कर दें, वही आपका अधिगम का वक्र कहलाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के वक्र को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने दोस्तों? 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आता है सरल रेखी वक्र। जब सीखने की गति एक समान होती है तो इसे सरल रेखी वक्र से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम दोस्तों सरल रेखी वक्र कहते हैं जब हमारे सीखने की गति एक समान रहे। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, सीधा सीधा लाइन जा रही है, यह आपका सरल रेखी वक्र कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है दोस्तों वो एक समान चल रही है। यह आपका सरल रेखी वक्र कहलाएगा। लेकिन इसके बाद सेकंड ही दोस्तों देखिए उन्तोदर। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। उन्तोदर की अगर बात करें, देखिए मैप में आप देख रहे होंगे ग्राफ में, पहले ऊपर गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए डाउन होते जा रहा है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे डाउन होता है, इसी तरीके से जाता है। वही करें कि उन्तोदर का मतलब यही होता है कि यहाँ सीखने की प्रक्रिया इसमें एक बार बहुत तेज होती है, फिर धीरे धीरे डाउन होती जाती है, मंद होती जाती है। यही आपका उन्तोदर वक्र कहलाता है। पहला आपका सरल रेखी, इसमें सीधा सीधा रहता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया एक समान रहती है। फिर दूसरा आपका उन्तोदर, इसमें आपका सीखने की क्रिया शुरू में बहुत फास्ट रहती है, फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। अगर तीसरा आपका हम सब चर्चा करें दोस्तों, ये तीसरा प्रकार है नतोदर वक्र। करें कि इसमें आरंभ से सीखने की गति मंद हो जाती है, बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। मैप में देख रहे होंगे, बालक शुरू में उसका जो ग्राफ बन रहा है धीरे नीचे गिर रहा है, लेकिन धीरे धीरे लास्ट में ऊपर उठता जा रहा है। यही आपका नतोदर वक्र कहलाता है। इसमें जो है सीखने की क्रिया शुरू में कम रहती है या शुरू में मंद रहती है, धीरे धीरे लास्ट में तेज होती जाती है। यही आपका नतोदर वक्र कहलाता है। अगला आपका आता है दोस्तों मिश्रित वक्र। इसमें कह रहे हैं कि इसमें जिसे नाम से इसका स्पष्ट हो रहा है मिश्रित वक्र, जिसमें मिश्र सभी मिला हो। इसमें शुरू में अधिगम तीव्र या मंद और अंत में भी तीव्र या मंद दोनों तरह से हो सकते हैं। उन्तोदर व नतोदर का मिला जुला रूप है। यह जो है मिश्रित वक्र होता है, इसमें आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है कभी तेज भी हो सकती है, कभी मंद भी हो सकती है, कभी मंद भी हो सकती है, कभी तेज भी हो सकती है। यह उन्तोदर और नतोदर का मिला हुआ वक्र है। इसमें जो सरल रेखी वक्र है वो नहीं है, क्योंकि उस सरल रेखी का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक ही प्रकार से सीखता रहे। उन्तोदर का और नतोदर का यह मिला हुआ रूप है मिश्रित वक्र आपका। फिर हम अधिगम के पठार पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते हैं। हमारी उन्नति कभी कम तो कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इससे सीखने में पठार कहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य, अगर अधिगम के पठार पे हम चर्चा करें तो अच्छे से समझने का, इसमें कहने का तात्पर्य यही है, हम जब कभी कोई चीज़ सीखते हैं, कभी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, कभी नहीं सीख पाते, और कभी ऐसी भी आता है कि हम कितना सीखें हमारे दिमाग में ही नहीं घुसेगा। वही क्या है आपका अधिगम का पठार है। अब कुछ वैज्ञानिक है, उनके अनुसार हम समझ लेते हैं। चार्ल्स स्किनर के अनुसार
अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। अधिगम का जो वक्र आप अभी हमने देखा वह कह रहे हैं कि यह किसी दी हुई क्रिया में उन्नत या अवनत का ब्यौरा है। अधिगम का वक्र, जैसे हमने शुरू में ही बताया, अधिगम का वक्र वही मतलब जो भी कुछ हम सीखते हैं, कभी मंद सीखते हैं, कभी तीव्र सीखते हैं, तो यही सब आपका जो है अधिगम का वक्र कहलाता है, जिसमें ग्राफ बनता है। कभी हम ज़्यादा सीख लेते हो तो ग्राफ आपका ऊपर उठ जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट देखे होंगे तो सेम वैसे ही है, कभी प्राइस बढ़ेगा तो ऊपर भागेगा, कभी डाउन होगा तो नीचे आएगा। वही चीज़ आपका अधिगम का वक्र भी है। फिर आपका है गेस्ट्स तथा अन्य। इसमें ये कह रहे हैं कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। ऐसा कौन है दोस्तों? गेट्स तथा अन्य। फिर अगर रास के अनुसार हम सब चर्चा करें, सीखने की प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता पठार है। उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ऐसा किसका मानना था? ये रॉस का मानना था। ये पठार पे अपना राय दिए थे कि सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। आगे हम सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आज आपका अधिगम को ख़त्म किया, लेकिन अभी आपके अधिगम के सिद्धांत बचे हुए हैं। अधिगम के सिद्धांत जो हैं उसको हम चर्चा करेंगे। उसमें आपके जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं सबके बारे में एक अलग अलग वीडियो बनेगा। अभी इसमें हम सभी को लेते हैं तो शॉर्टकट में हो जाता है, इसीलिए हम उन जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, वाइगोस्की, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक है, सभी मनोवैज्ञानिक पे एक अलग अलग वीडियो बनेगा। और एक वीडियो में जितने भी आपके, जैसे थॉर्नडाइक जब हम लेंगे उनका प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत से, जितने भी उनके सिद्धांत हैं, जितनी भी बातें हैं, सारे के सारे उसमें हम आपको कवर करा देंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, जिससे हम अभी अधिगम से ही क्वेश्चन इसमें लिए हैं। जिससे कह रहे हैं प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। अब प्रभाव का नियम दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, प्रभाव का नियम आपके थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। कौन किए हैं? थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। जिसे प्रभाव का नियम, 3 प्रभाव का नियम बताए थे ना, वो जो है थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। अगला है अधिगम प्रक्रिया है। आपको बताना है विलोप तथा विभेदन की प्रक्रिया है, सामान्यीकरण की है, सतह पुनः प्राप्ति की है, ये या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो अधिगम की प्रक्रिया है वह विलोप तथा विभेदन की भी प्रक्रिया है, सामान्यीकरण की भी है, सतह पुनः प्राप्ति की भी है। इसीलिए तीनों सही है और इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना होती है। जैसे कोई बच्चा अपशब्द बोला, आप उसके कुटाई कर दें, तो उसकी अनुक्रिया, जो सीखने की क्रिया है, वह क्या होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है, तटस्थ जाती है या फिर अनवरत रहती है। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उसे समझाइए, उसे उस माहौल से दूर करिए। ऐसा नहीं कि आप उससे कूट दें, तो उस समय तो वह शांत हो जाएगा, लेकिन वह जो है उसके प्रति जो है सीखेगा नहीं, इसलिए वह बढ़ती नहीं है, वह घट जाती है। अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करने से अनुक्रिया की संभावना घट जाती है। फिर वह जिस चीज़ के लिए आप उसको कूट देंगे या मार देंगे, फिर दोबारा वह चीज़ का करने का प्रयास नहीं करेगा तो फिर उससे जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए अब उसको बताइए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, उसमें से क्या तुमको नहीं करना है। इस चीज़ को आप उसे बताने का प्रयास करिए। अधिगम की प्रक्रिया, जैसे कि अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही था। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम है सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है कि या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम कैसी क्रिया है दोस्तों? मानसिक क्रिया है। हमने जैसे ऊपर ही आपको बताया था, अधिगम जो है आपकी
मानसिक क्रिया में आए, क्योंकि इसमें सीखेंगे, हम सीखेंगे तो इसमें हमारा समाज से कोई मतलब, समाज से तो मतलब है, लेकिन इसमें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक क्रिया है। अगर हमारे दिमाग ही दिमाग का नहीं यूज करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, इसलिए इसमें आपका मानसिक क्रिया है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अफ्रीड़ा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण। यहाँ पे पठार पूछ रहे हैं कि अधिगम के वक्र में पठार बनता है, या फिर अधिगम, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अधिगम के वक्र में रुकावट होती है। पठार मतलब वही कि आपको जो चीज़ सीखने में रुक जाए, यही आपका पठार बाधा बन जाए, पठार में आता है। तो थकान के कारण इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो अधिगम का वक्र में पठार का कारण होगा थकान के कारण। अगर आप थक गए तो वह पठार के कारण आएगा, पठार अधिगम के वक्र में पठार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे करेंगे सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें नहीं पूछा है, काफ़ी क्वेश्चन बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं इसी में होते हैं जब नहीं पूछ ले, तो इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है, अब इसमें नहीं पूछा पहले कौन कौन होते हैं, आप उसे हटा लीजिए, जो नहीं होगा वह नहीं के साथ नहीं चला जाएगा। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। सीखने के पठार के निराकरण, कोई बच्चा सीख रहा है नहीं सीख पा रहा है, तो उसके निराकरण के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। हम पहले देख ले उसे, अगर कोई बच्चा सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, हम क्या करें कि वह सीख ले। पहले हम पॉजिटिव देख ले रहे हैं, सीखने वाले को प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे तब भी उसे थोड़ा प्रोत्साहित करें, हाँ नहीं सही, बहुत बढ़िया प्रयास है, फिर अगले में तुम सही करोगे। इस तरीके से हम प्रोत्साहित करेंगे तो वह अच्छा करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। करें सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। हम सीखें, अगर एक विधि से बालक नहीं सीख पा रहा है तो हम दूसरी विधि का प्रयोग करें, तीसरी विधि का प्रयोग करें, इस तरीके से हम अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। करें उसे दंडित करना चाहिए, ये आपका गलत आंसर होगा, और नहीं कर साथ नहीं चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, उसे दंडित करना चाहिए। इसमें नहीं पूछा है तो फिर नहीं के साथ नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों आज हमने कवर किया अधिगम को। अब हम फिर कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।